हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो आज एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं जिसका डिमांड, जिसकी जरूरत काफी ज्यादा है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारा और एग्जाम में आने का चांस काफी काफी ज्यादा और अधिक से अधिक क्वेश्चन रहता है इस एग्जाम में आने का। ठीक है, और जितने भी वैरायटी अगर हम आपको यहां करा देंगे, आप उस वैरायटी को अच्छे से क्लियर करके जाना, एग्जाम में पक्का पक्का सवाल बनेगा, लिखित गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे, है ना। शुरू किया जाए। तो चलिए फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। और अगर पहले देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे हमारा सेशन, तब जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पहले देख लीजिए। शुरू करें, आइए। बहुत ही प्यारा सेशन आज का जो सेशन है वो उम्मीद से ज्यादा ही प्यारा है। चलिए, लिखा हुआ है कि द इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज among workers in the industry has a chance of 33 of 1/3%। किसी इंडस्ट्री में कुछ वर्कर है जो काम कर रहे हैं, उसको किसी डिजीज को होने का, किसी बीमारी को होने का जो चांस है वो इतना % है। चांस बोले तो प्रोबेबिलिटी, यानी थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि डिजीज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 33 of 1/3% है। ठीक है, तब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 out of 6 वर्कर सफर्स फ्रॉम अ डिजीज। तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल 6 वर्कर में से एग्जैक्टली 3 वर्कर को उस डिजीज की समस्या है। मतलब कहने का यह हुआ कि हमारे पास टोटल कितने वर्कर हैं? 6, यानी n का वैल्यू 6 हुआ। और एग्जैक्ट कितने वर्कर को डिजीज होनी चाहिए? 3, यानी r का वैल्यू 3 हुआ। अगर आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, ये उसी का क्वेश्चन है। और P मतलब डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 33 of 1/3%। इसका मतलब कितना हुआ? 100/3%। इसको सॉल्व करोगे तो 100/3 और परसेंट को तोड़ने का मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करना, यानी 1/3 होना। ये डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद Q निकाल लेते हैं। Q का मतलब होता है 1 - P, यानी डिजीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3, यानी कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, अब लगा दीजिए फॉर्मूला। N पता है, P पता है, Q पता है, R पता है। तो आपको पता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है PR = NCR P to the power R into Q to the power N - R। ये होता है फॉर्मूला ना। अब इसमें रख दीजिए। N के जगह पर है प्यारे 6, C R के जगह पर है 3, P का वैल्यू है 1/3 का पावर R के जगह पर है 3 इंटू Q का वैल्यू है 2/3 का पावर N - R। तो N हमारा है 6 और R हमारा है 3, ये भी 3 ही आ जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो NCR का लगाइए फॉर्मूला, तो फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 3 इंटू आर, ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/27 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8/27 हो जाएगा। चलिए 6 का फैक्टोरियल सॉल्व कीजिए तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 के बाद 3 आएगा तो एक 3 नीचे से कट जाएगा, एक 3 बचेगा और उस 3 को सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और यहां ऊपर में हो गया 8 और नीचे में कितना हो गया 729 जी, उतना ही आएगा ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, हाँ उतना ही आएगा। चलिए 3 2 जा 6 कट गया, और कौन कटेगा बोलिए, और कोई कटेगा, और कोई कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो 5 चौक 20 अट्ठे 160, 160/729 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ये सवाल अच्छे से वीडियो भी चल रहा है, बहुत बढ़िया बन गया। ये था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये जो अभी हम किए हैं ना, ये जो क्वेश्चन किए हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट है, इसका मतलब आपको पता है अभी भी हमारे पास P का वैल्यू 1/3 ही है और Q का वैल्यू 2/3 है। चलिए अब बात करते क्या पूछा, N का वैल्यू 6 ही है। What is the probability that no one out of 6 workers suffers from a disease? कहता है 6 वर्कर में से एक भी वर्कर को डिजीज नहीं है, एक भी वर्कर को डिजीज नहीं है, इसका मतलब R का वैल्यू 0 हुआ। अब लगा दीजिए वापस फॉर्मूला, तो PR इक्वल टू NCR इंटू P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर N माइनस R। N के जगह पे हमारा है 6, C R के जगह पे 0, P का वैल्यू है 1/3, R के जगह पे 0, Q का वैल्यू है 2/3 का पावर N माइनस R। तो N के जगह पे 6, R के जगह पे 0 यानी 6 ही बचेगा। 6C0 का वैल्यू प्यारो 1 होता है, 1/3 का पावर 0 1 होता है और इसका पावर 6 करोगे तो 2 का पावर 6, 2 4 8 16 32 64 64 हो जाएगा। और नीचे में 3 का करोगे 3 9 27 या 81 या 243 और हाँ 729 हो जाएगा, 729 यानी आंसर आ जाएगा 64/729, 64/729। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ रहे हो? चलिए क्लियर है, एक भी वर्कर को डिजीज नहीं चाहिए था, इसका मतलब R का वैल्यू 0 हुआ। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है प्यारे, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये देख लीजिए। थर्ड पार्ट का मतलब अभी भी हमारे पास P का वैल्यू 1/3 ही है, Q का वैल्यू 2/3 ही है और N टोटल वर्कर हमारे पास 6 है। अब देखते हैं R क्या होगा, पढ़ लेते हैं। What is the probability that at least 1 out of 6 workers suffers from a disease? At least 1, ध्यान देना यहां पे, at least 1 का मतलब हुआ कम से कम एक वर्कर को ये डिजीज होनी चाहिए, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब होता है एक वर्कर भी हो सकता है और एक से अधिक वर्कर भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ प्यारे कि हम लोग R का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। टोटल 6 वर्कर है तो R का वैल्यू 6 तक ही जाएगा। अब समस्या ये है मित्र, एक बार R इक्वल टू 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, 6 रख के, सब रख के वैल्यू निकालोगे टाइम काफी लग जाएगा।
तो पता है क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इसका मतलब थोड़ा गौर से सोचिए। इसका मतलब हुआ कम एक वर्कर को डिजीज होनी चाहिए, 2 वर्कर को, 3 वर्कर को, 4 वर्कर को, 5 वर्कर को, 6 वर्कर को, मतलब 6 वर्कर है हमारे पास और 6 वर्कर को डिजीज होनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, एक को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, 3 को भी हो सकता है, 4 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है। तो इतना कुछ अगर हम निकालेंगे तो समय काफी लग जाएगा। एक काम करते हैं, काम इसका उल्टा करते हैं मित्र। टोटल वर्कर हमारे पास 6 है, यानी R का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से लेकर 6 तक जाएगा। R का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से लेकर के 6 तक जाएगा, 0 से लेकर के 6 तक जाएगा। और हमको यहां से लेकर के इतना दूर का वैल्यू पूछा है। एक काम करते हैं, 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं ना कि जो पूछा जाता है उसके उल्टा का आंसर निकाल कर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो वही करेंगे, हमसे पूछा गया है 1 से 6 तक का, तो हम 0 का आंसर निकाल लेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो लगा दो फॉर्मूला, तो PR इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। चलिए इसी में आप R के जगह पे 0 रख दो तो जाएगी 6C0, P का वैल्यू है 1/3 का पावर 0, Q का वैल्यू है 2/3 का पावर 6 माइनस 0 यानी 6 हो जाएगा। ये भी 1 और ये हो जाएगा 64/729 यानी हो जाएगा 64/729। लेकिन हमें आंसर 0 वाले का नहीं चाहिए था, हमें आंसर चाहिए 1 से लेके 6 तक का। तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोबेबिलिटी बोलो क्या हो जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 64/729। तो ये हो जाएगा 729 यहां पहुंचेगा तो 729 माइनस 64/729, तो बताइए कितना बच जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 12 में से 6 गया 6 और ये 6, नीचे में 729, ये आपका आंसर हो जाएगा 665। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख रहे हो, ये एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट लगाएं, इसको कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जो पूछा है उसका उल्टा काम कर लिए और उसको 1 में से माइनस कर दिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए समझ में आए कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन। 3 टाइप का क्वेश्चन, तीनों 3 वैरायटी का था। ओके, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये अब क्वेश्चन बदल गया, देख लो, आराम से पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। कहता है 2 डिजिट्स आउट ऑफ 1 2 3 4 5 आर चूजन एट रैंडम। ओके, मतलब सुनिएगा, हमारे पास डिजिट क्या है 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी 2 डिजिट चुनते हैं एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर, और इतना डिजिट में से कोई 2 डिजिट चुनते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट अपीयर्स एज 0। क्वेश्चन क्या बोला कि इसमें से 2 डिजिट कोई भी चुनो और उसको मल्टीप्लाई करो। तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें से 2 डिजिट चुनिए कोई भी और उसको मल्टीप्लाई करिए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब उन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट वाला जो है वो 0 रहना चाहिए। अरे भाई साहब, जैसे मान लो इसमें से एक डिजिट 2 चुन लिए, दूसरा 5 चुन लिए, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो देखो तो लास्ट डिजिट 0 आया कि नहीं आया। तो ये हमसे पूछ रहा है
कि बताइए बताइए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से जो 2 डिजिट चुनेंगे उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसके आंसर में लास्ट में 0 दिखना चाहिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल निकालते हैं। टोटल कितने डिजिट चुनने हैं? 2 डिजिट। तो मित्र हमारे पास डिजिट कितने हैं? 5। तो 5 में से पहले हम 2 डिजिट चुन लिए। 5C2 ऐसे ही चुना जाता है ना। अब लगाइए फॉर्मूला, पहले फैक्टोरियल n CR का लगेगा फॉर्मूला, फिर n माइनस आर इंटू आर। चलो इसको सॉल्व करो। तो 5 4 के बाद 3, नीचे से 3 कट जाएगा, 2 1, 2 2 जा 4, ये सॉल्व हो गया। कितना आ जाएगा? 10। अब हमसे क्या पूछा है? ऐसा 2 डिजिट चुनो ताकि मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 दिखना चाहिए। तो मित्र फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, तो सोचो तो इसमें से कौन 2 डिजिट ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 ला देगा। 1 के साथ किसी को बैठाओगे, 1 चुन लोगे पहला डिजिट और दूसरा कुछ भी चुनोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं आएगा। अगर पहला डिजिट 2 चुन लो तब आ सकता है क्या मल्टीप्लाई करने पर 0? बिल्कुल आ सकता है। 2 और के साथ अगर 5 लोगे तब आ सकता है, एक केस ये संभव है। फिर 3 के साथ कोई संभव नहीं है, फिर 4 के साथ संभव है, 4 इंटू 5 तब संभव है। और बताओ और कोई ऐसा है जो इसमें से 2 डिजिट चुनोगे ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आ जाए? देख लो, यहां पे लास्ट में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ रहा है, यहां भी मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 लाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग। कितने लोग हैं? 2। कितने लोग हैं? 2। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 2/10, यानी कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5, ऑप्शन नंबर 1/5। हो दिख रहा है? बी और सी दोनों में 2/5 लिखा गया है, इसी में कहीं ना कहीं 1/5 है। तो चलिए एक को हम 1/5 कर लेते हैं। दोनों में 2/5 ही लिखा चुका है। चलिए यहां पर 1 कर दिए और ऑप्शन को हम करेक्ट कर दिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो कितना सुंदर सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए फिर से, 7 white and 3 black balls are randomly placed in a row। अच्छा, मतलब हमारे पास 7 white बॉल हैं, 7 white बॉल हैं और 3 black बॉल हैं, 3 black बॉल हैं। इन सबको रो में बैठाते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 black balls are placed adjacent? तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ताकि 2 ब्लैक बॉल अगल बगल में नहीं होना चाहिए। 2 ब्लैक बॉल अगल बगल में नहीं होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा गया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम तो टोटल निकालते हैं। टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल केस भी तो चाहिए ना। तो बाबू टोटल कितना हो जाएगा? 7 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, मतलब 10 बॉल हो गया। और 10 बॉल को बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 10। क्लियर? अब हम बात करेंगे फेवरेबल पर। अब हम बात करेंगे फेवरेबल पर। फेवरेबल, तो फेवरेबल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रकार से रो में बैठाइए ताकि 2 ब्लैक बॉल अगल बगल में नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, पहले व्हाइट बॉल को बैठा देते हैं। चलिए व्हाइट बॉल को पहले हम बैठा देते हैं।
व्हाइट बॉल को हम पहले बैठा दिए। अब सोचिए आपका जो ब्लैक बॉल है वो कहां कहां बैठ सकता है, आपका ब्लैक बॉल कहां कहां बैठ सकता है, सोच के देखिए, अच्छे से देख लीजिए। आपका ब्लैक बॉल इस जगह पे बैठ सकता है, इन सब जगहों पे। इसमें से अगर कहीं भी अगर आपका ब्लैक बॉल बैठ गया तो कोई भी दो ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आ सकता है, एक साथ नहीं आ सकता। देख लो ऐसे करके, यानी आपके ब्लैक बॉल को बैठने का जगह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां से भी बैठ सकता है 8। मतलब ये जितना भी हम डॉटेड जो दिखा है ना, उसमें से अगर कहीं भी अगर आपका ब्लैक बॉल बैठ गया, 3 ब्लैक बॉल को कहीं बैठा दो इसमें से, तो दो कोई भी ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आएगा। मतलब यही वो केस है जिसमें दो ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आएगा। इसको कैसे अरेंज करोगे, आइए देखो अरेंज कैसे करते, सुन लीजिए। सबसे पहले हम 7 व्हाइट बॉल को बैठाए हैं तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू, अब बताइए ब्लैक बॉल को बैठाने का जगह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह है और बैठाना कितना बॉल को है, 3। तो 8 जगह में से 3 बॉल के लिए जगह चुननी है। पहले जगह चुने, 8 बॉल जगह में से 3 गो जगह चुने क्योंकि 3 ही बॉल को बैठाना है। उसके बाद कितना बॉल बैठाना है, 3 बॉल, तो फैक्टोरियल 3 कर दिए, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए। हाँ ठीक है, चलिए एक के बार सॉल्व करते हैं। प्लीज थोड़ा सॉल्व कर लेते ना। फैक्टोरियल 7, ये एनसीआर लगाओगे तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा, n माइनस आर यानी 5 हो जाएगा, इंटू आर यानी 3 हो जाएगा। और ये वाला 3 पहले से है, एक काम करो ये 3 काट दो तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 अपॉन 5। एक काम करो 5 को भी थोड़ा सॉल्व कर दो तो 7 को तोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6, 6 के बाद 5 आएगा, नीचे से कट जाएगा और नीचे में ऊपर में फैक्टोरियल 8 बच जाएगा, हो गया। तो फेवरेबल का ये आंसर आया, टोटल का ये आंसर है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। चलिए तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फेवरेबल यानी 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 8 और नीचे में है फैक्टोरियल 10। चलिए तो 7 इंटू 6 और 10 को तोड़ दो तो 10 को अगर ब्रेक कीजिएगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 आएगा। तो जो 8 आएगा वो ऊपर वाले 8 को काट देगा, बस यही बचेगा हमारे पास। कितना हो जाएगा बोल दीजिए। ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 है ना, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, फिर कटेगा क्या, 2 5 जा 10, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 15, 7/15, 7/15 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। शुरू से मित्र जो हम कर रहे हैं सबको आराम से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये क्या है क्वेश्चन देख लीजिए तो। If A and B are two events such that P not A, P not A का मतलब हुआ A का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कितना दिया है 7/10, P नॉट B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश 3/10 दिया हुआ है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, A अपॉन B 3/14 दिया हुआ है और पूछा क्या है, B बाय A पूछा है, B बाय A। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देख लो यहां A का कॉम्प्लीमेंट है तो P ऑफ A निकालो,
तो P ऑफ A का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस P ऑफ A यानी 7/10 कितना आ जाएगा ये 3/10 आ जाएगा। P ऑफ B निकाल लीजिए यहां से, तो P ऑफ B का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस P ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट, जैसे P ऑफ A निकालना होगा तो 1 माइनस P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, P ऑफ B निकालना होगा तो 1 माइनस P ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट 3/10 हो गया, कितना आ जाएगा ये 7/10। सही है क्या? हाँ सही है। हमें A बाय B का वैल्यू दिया हुआ था। एक बात बताओ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इक्वल टू 3/14। चलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें नहीं मालूम, रहने देते हैं, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/14 इंटू P ऑफ B हो जाएगा, इंटू इससे बाय क्रॉस करोगे तो P ऑफ B हो जाएगा, और P ऑफ B का वैल्यू कितना है 7/10, तो 7 2 14 यानी कितना आ जाएगा ये 3/20, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है P ऑफ B बाय A पूछा है, B बाय A, तो B बाय A का फॉर्मूला क्या होता है सेम P ऑफ B इंटरसेक्शन A, और नीचे में आ जाएगा P ऑफ A। चलिए प्यारे, A इंटरसेक्शन B बोलो या B इंटरसेक्शन A बोलो सेम है, वैल्यू कितना आया 3/20, 3/20। अब P ऑफ A कितना है, P ऑफ A कितना है, P ऑफ A 3/10, हाँ 3/10 ही है। इसको सॉल्व करो 1/2 आ जाएगा, ये 10 3 से 3 कट जाएगा और 10 सबसे ऊपर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, देख लो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, नोट कर लें इसको। आइए बात करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, ये देखो कितना अच्छा सवाल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल। अच्छा, कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो रूट्स है वो रियल है, मतलब कहने का मतलब रियल रूट्स का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट्स होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी पता करो। इसका मतलब ये हुआ, मित्र सुनो, x² प्लस x प्लस n बराबर 0, हमसे रियल रूट्स का प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। सबसे पहले पता करते हैं कि टोटल रूट्स होंगे कितने। तो मित्र क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि जो स्मॉल n आप देख रहे हो क्वेश्चन में, वो आपका नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा है इसका मतलब 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। सोचो, मतलब हम यहां n के जगह पर 3 भी रख सकते हैं, n के जगह पर 2 भी रख सकते हैं, और n के जगह पर 1 भी रख सकते हैं। अब आपको पता होगा ये क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक के पास 2 रूट होते हैं, एक क्वाड्रेटिक के पास 2 रूट होते हैं। तो बताइए टोटल कितने रूट आ गए, टोटल कितने आ गए 6 आ गए। 2 इसके पास रूट है, 2 इसके पास रूट है, 2 इसके पास रूट है, तो टोटल कितने रूट आ गए 6, टोटल 6 रूट आ गए। लेकिन हमें किस रूट का चाहिए प्रोबेबिलिटी, रियल रूट्स का। तो पहले पता करते हैं कि रियल रूट्स कितने हैं, है ना, रियल रूट्स। तो मित्र एक बात बताओ, रियल रूट्स, आपको पता है कि रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनांट निकालिए तो थोड़ा सा, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला कितना होता है b² माइनस 4ac, यही ना ओरिजिनल है, इसी से निकालो, इसी से निकालो। तो b² b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a के जगह पे 1 है और c के जगह पे n है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसका यह मतलब हुआ कि 1 माइनस 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ तो इसमें n का कौन सा वैल्यू रखोगे ताकि इस कंडीशन को कर दे सेटिस्फाई। और n का वैल्यू हमारे पास है क्या क्या, 1 है, 2 है और 3 है और कुछ नहीं है। बोलिए अगर यहां n के जगह पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा और -3 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, मतलब 1n का वैल्यू 1 वैलिड नहीं है। n का वैल्यू हमारे पास टोटल 3 गो है, तो n का रियल रूट्स होने के लिए n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। 2 रखो तो 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, 1 माइनस 8 -7 आ जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं है। 3 रखोगे तो 1 माइनस 12 -11 हो जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब समझा हमारे पास ले दे करके n का यही 3 वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का रूट रियल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स होना होता तो कोई ना कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करता, लेकिन जो भी n का वैल्यू हमारे पास है उसमें से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब रियल रूट्स का जो नंबर हो गया वो 0। तो बोलो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी। तो सर प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल, तो फेवरेबल मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो रियल रूट्स का पूछा गया, तो रियल रूट्स हैं 0 और टोटल कितने हैं 6, तो 0/6 कितने हो जाएंगे प्यारे 0, 0/6 कितने हो जाएंगे 0। देखा एक भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 0 हो गया। जब सवाल शुरू किए होंगे तो शायद आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस करके जाओ ना यार, ठीक है। चलिए थोड़ा तो भरोसा कर ले। आइए ये देखिए, 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 3, 7 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, हमारे पास डिजिट्स हैं 1, 3, 7, इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन ध्यान रहे रिपीटेशन नहीं करना है। अ नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड, 3 डिजिट का नंबर बनाने के बाद उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सुनिए, पहले आपको इससे 3 डिजिट का नंबर बना लेना है, ठीक है, और जितना भी नंबर बनेगा उसमें से नंबर चुनना है। तो कह रहा है कि बताइए उसमें से जो नंबर चुनेंगे तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन तीनों डिजिट से बनने वाले 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले टोटल कितना नंबर होगा बताते हैं। टोटल तो बाबू 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 3 को बॉक्स बनाते इस प्रकार से, ठीक है। पहला बॉक्स को कितने ढंग से भर सकते हैं, पहला बॉक्स पर 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, मतलब 3 तरीका से भर सकते हैं। दूसरा बॉक्स को क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटेशन नहीं कराना है, तो मतलब इन तीनों में से कोई एक यहां रखा गया होगा, इन तीनों में से कोई एक रखा गया होगा, और जो यहां रखाया होगा उसको यहां नहीं रख सकते। इसका मतलब अगर मान लो अगर 3 यहां पे रखा गया तो 3 यहां नहीं रख सकते, तो कितने लोग ऑप्शन बच गया, 2 ही ऑप्शन बच गए। अब यहां पर सोचो, अब फिर से यहां पर भी कोई ना कोई रखा चुका है, यहां पर भी कोई ना कोई रखा चुका है, मतलब 2 रख चुके हैं, तो बचा कितना, अभी एक ही वेज बचा रखने को, क्योंकि रिपीट नहीं करवाना है। रिपीट नहीं करवाने का मतलब हुआ कि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ तो रखोगे ना, तो डिजिट कम होता चला जाएगा। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए, टोटल आ गए 3 × 2 × 1 यानी 6। अब देखिए नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, हमको
3 से डिविजिबल वाले का पूछा है प्रोबेबिलिटी। एक बात बताइए मित्र, इस 6 में से 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर आपको कितने हैं पता करना है। तो आपको एक डिविजिबिलिटी का नियम पता होना चाहिए कि 3 से डिविजिबल वही नंबर होता है जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिविजिबल वही नंबर होता है जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए। आपको पता है ये जो टोटल 6 नंबर बना है वो इन्हीं डिजिट से बना है। तो पता करो कि क्या इन डिजिट से 3 से डिविजिबल वाला नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर इनसे 3 से डिविजिबल वाला नंबर बनना है कि नहीं बनना, उसके लिए सभी डिजिट को जोड़ के देखो तो 7, 3, 10, 1, 11। मित्र इन तीनों डिजिट से टोटल 6 नंबर बना है। उसी में से आपको देखना है कि कौन 3 से कट रहा है। तो मित्र यहां हम डिजिट को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ मित्र 11 तो 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों के प्रयोग से जितना भी नंबर बना होगा उसमें से कोई भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से कटने वाले की संख्या कितना हो गया? 0। तो हो गया भाई साहब प्रोबेबिलिटी कमाल 0 फेवरेबल और नीचे टोटल 6, यानी ये भी कितना आ जाएगा 0। देख ले ये 3 से डिविजिबल होने वाले की प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। समझा? अरे भाई डिजिट का सम ही 3 से नहीं कट रहा है तो एक भी नंबर जो बनेगा वो 3 से नहीं कटेगा। ओके चल क्वेश्चन देखने में अजीब लेकिन काम आसान है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता प्रॉब्लम इज गिवन दैट। ये तो क्वेश्चन ऐसा है ना मित्र, मतलब क्या कहें इस क्वेश्चन के बारे में। इतनी बार पूछा गया एग्जाम में, मतलब कर लेना भाई। कहता है कि अ प्रॉब्लम इज गिवन दैट 3 स्टूडेंट्स A, B, C whose probability of solving the problem independently। अच्छा, मतलब 3 स्टूडेंट को कोई सवाल दिया गया है, कोई प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व करने के लिए, और तीनों के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उसकी दिया है प्रोबेबिलिटी भी दिया है। तो A की दिया है प्रोबेबिलिटी 1/2, B की दिया है प्रोबेबिलिटी 3/4 और C की दिया है प्रोबेबिलिटी P। एक काम करते हैं, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, सॉल्व नहीं भी तो हो सकता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला 1 माइनस P ऑफ A होता है, यानी 1 माइनस 1/2, यानी कितना आ जाएगा 1/2। P ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, 1 माइनस P ऑफ B होता है तो 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 हो जाएगा। सही है। P ऑफ C का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी 1 माइनस P ऑफ C हो जाएगा जो P दिया हुआ है। यहां प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, यहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, हमने निकाल लिया। हमसे पूछा क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इस बात की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि P का वैल्यू बताइए। समझा? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो P का वैल्यू पूछा है। एक बात बताइए, तो पहले आप क्या कीजिए ना कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसको 29/32 की इक्वल करेंगे, वहां से P निकल जाएगा। एक बात बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व कब हुआ होगा? प्रॉब्लम सॉल्व कब हुआ होगा? इन तीनों में से, ध्यान सुनना, हमको प्रॉब्लम सॉल्व होना है। इन तीनों विद्यार्थी में से कोई एक विद्यार्थी बना दिया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई 2 विद्यार्थी बना दिया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया,
कोई 3 विद्यार्थी मतलब तीनों के तीनों बना दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब मित्र, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो केसेस बहुत सारे हैं प्रॉब्लम सॉल्व होने के। एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा फिर भी सवाल बन जाएगा, 2 स्टूडेंट सॉल्व करेगा फिर भी सवाल बन जाएगा, तीनों के तीनों सॉल्व करेगा फिर भी सवाल बन जाएगा। अगर ये तीनों केस लिखने लगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपको हिंट करके दिखाते हैं, जैसे अगर एक विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसको कैसे लिखोगे? उसको ऐसे लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, ऐसे। इसका मतलब हुआ ए और बी सॉल्व नहीं कर पाया लेकिन सी सॉल्व कर दिया। उसी प्रकार से बी के लिए भी लिखोगे, ए के लिए भी लिखोगे, 3 केस यहां बन जाएगा। उसके बाद 2 विद्यार्थी सॉल्व होगा, वो कैसे लिखोगे? ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी। इसका मतलब हुआ ए सॉल्व कर दिया, सॉरी ए नहीं सॉल्व किया लेकिन बी और सी सॉल्व कर दिया। इसका भी 3 केस होगा। एक बार तीनों सॉल्व करेगा, एक बार तीनों सॉल्व करेगा तो ये केस भी आएगा। तो 3 केस यहां से, 3 केस यहां से, 1 केस यहां से, मतलब 7 केस। तो 7 केस को सॉल्व करने जाएंगे तो वक्त तो काफी लग जाएगा ना प्यारे। एक काम करते, सवाल को उल्टा बनाते हैं। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की दी है क्वालिटी, अब क्या करो, सॉल्व नहीं होने का निकालो और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो बताओ, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा? प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा? जब तीनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। देखो हम उल्टा कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने की दिया है, उसका केस बहुत सारा है, उतना नहीं लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने का निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का क्या होगा बताओ? प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा? जब तीनों विद्यार्थी में से कोई भी विद्यार्थी सवाल को सॉल्व ना कर पाए, ना कर पाए, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा। इसका मतलब तीनों में से कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अब इसको अगर आप 1 में से माइनस कर दोगे तो हो गया, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका वैल्यू कितना है? 29/32। फिर से सुनो मित्र, फिर से सुनो मित्र, हमको प्रॉब्लम सॉल्व होने की कहानी दिया था, उसको अगर डायरेक्ट लिखते तो बहुत लेंदी हो रहा था, तो उल्टा चले, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का निकाल लिए और उसको 1 में से माइनस कर दिए, बात वही आता है, और उसको बराबर कर दिए 29/32 की। अब करिए सॉल्व इसको। चलिए 1 माइनस, आपको पता होगा इस प्रकार से लिखने को इंटरसेक्शन ही कहा जाता है। इनटू जैसा जो लग रहा है देखने में, इसको इंटरसेक्शन ही कहा जाता है। और इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। P ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट। इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 29/32 हो जाएगा। करो सॉल्व। तो चलिए 1 माइनस P ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1/2 है। B का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1/4 है। C का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1 माइनस P है, इक्वल टू कितना है? 29/32 है। चलिए ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस P अपॉन 8 हो गया, इक्वल टू 29/32 हो गया। चलिए 1 इसको उधर ले आइए, तो 1 माइनस 29/32, इसको उधर लेके चल जाइए, तो 1 माइनस P अपॉन 8, इसका एलसीएम लोगे तो 3/32 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस P अपॉन 8 हो जाएगा। क्या होगा बोलो? 8 4 32, ये कट गया। यानी क्या बोल सकते हैं? यानी क्या बोल सकते हैं? यहां देखिए, यानी हम बोल सकते हैं कि सर 1 माइनस P इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 3/4। ओके ठीक है, तो बोलिए, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, यानी सॉल्व होने पर आ जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
समझ रहे हैं? ये देखो सवाल कितना प्यारा था। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। मित्र, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कहानी ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम यहां जो हमारा इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन का ही सिंबल है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ओके, चलो। हाँ, ये सवाल बहुत ही बढ़िया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चल, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मित्र, है ना, हम काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा लग भी रहा होगा। मित्र, जो डिमांड है उसी को हम दे रहे हैं, बस आपको करके जाना है। मित्र, थोड़ा सा भरोसा करो, है ना, करके तो जाओ। ठीक है, बहुत ठीक है, आप जहां पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये भी तो बहुत काम का है, करके जाओ। क्या लिखा है देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी दिया है 3/4, बी की दिया हुआ है 5/8, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तब बताना इसके बारे में क्या होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5/8। पता करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, सुनिएगा मित्र, अच्छे सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यूनियन की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। गौर से सुनना, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये होता है फॉर्मूला। तो प्यारे एक बात बताइए, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम। मिनिमम मतलब जितना कम हो सके। तो ए यूनियन बी का वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाए। अरे भाई साहब, इन दोनों में से जितना माइनस करोगे आंसर उतना कम आएगा। ठीक है, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप मैक्सिमम कर देते हो, अधिक से अधिक कर देते हो, तो अपने आप ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्योंकि अगर इन दोनों में से जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना कम आंसर आएगा। हमको मिनिमम आंसर चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए। इसका मिनिमम कब होगा? जब इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो पता करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। शुरू करें। ए इंटरसेक्शन बी का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, पता करते हैं। क्योंकि जब तक ये मैक्सिमम नहीं होगा ये मिनिमम नहीं होगा। अरे भाई, आपको पता है ना, जैसे मान लो एक नंबर लिए 10, तो 10 में से जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना कम आएगा। वही कहानी है, इसका आंसर निकालना है तो इसमें से जितना माइनस करेंगे उतना कम आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर दो, अपने आप ये मिनिमम हो जाएगा। अगर इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम कर दो। तो सवाल है सर, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होता है? यहां पे दिमाग लगाना बता रहे हैं मित्र। ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा? ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा? सुनिएगा। ये देखो, ये देखो, ये है और ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी, और इसको कहते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट। एक सिंपल और सीधी बात बता दें, मैक्सिमम होने का दो केस है। मैक्सिमम होने का दो केस है, या तो ए के अंदर बी बैठ जाए, या तो
बी के अंदर ए बैठ जाए। देखो मैक्सिमम होने का दो ही केस है, इसको मिटा दो, हटाओ, सीधी बात, सिंपल सी बात है, खत्म करो इसको। तुम सीधी बात याद रखो, मैक्सिमम होने के लिए या तो ए के अंदर बी बैठ जाए या बी के अंदर ए बैठ जाए, बस यही दोनों केस में इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम बाहर वाले को ए मान लिए हैं और अंदर वाले को बी मान लिए हैं, और यहां पर बाहर वाले को बी मान लिए हैं और अंदर वाले को ए मान लिए। ठीक है, तो मित्र मैक्सिमम होने का, इंटरसेक्शन को मैक्सिमम होने का यही दो कारण है। यहां ए के अंदर बी बैठा हुआ है, इसका मतलब अगर ए का बी से इंटरसेक्शन कराओगे तो डायरेक्ट बी के इक्वल आएगा। यहां बी के अंदर ए बैठा हुआ है, मतलब ए को बी से इंटरसेक्शन कराओगे तो ए के बराबर आएगा, बस यही कहानी आएगा। अरे भाई समझ नहीं रहा है क्या? जैसे देखोगे ए बराबर अगर हम ले लें 1 2 3 4 और बी बराबर ले लें 1 2, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि बी ए के अंदर बैठा हुआ है, बी में जो भी वैल्यू है वो ए से मैच कर रहा है, तो कह सकते हैं कि बी ए के अंदर बैठा हुआ है। अब बताओ अगर इन दोनों का कराते इंटरसेक्शन तो क्या आता? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते तो 1 और 2 ही आता, मतलब किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया। तो जब बी ए के अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन बी के बराबर आया, वही तो लिखे हैं। बी ए के अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन बी आ गया। ए बी के अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर आ गया। इस एग्जांपल से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्र इंटरसेक्शन को मैक्सिमम करने का हमारे पास यही दो कारण है, और कभी इंटरसेक्शन मैक्सिमम नहीं हो सकता। अब देखना है कि इस क्वेश्चन में ये वाला संभव है कि ये वाला संभव है, देखते हैं। मैक्सिमम इन्हीं दोनों केस में होगा, ध्यान रखना। अब कौन किसके अंदर है पता करो, तो इसका वैल्यू पता करो तो अप्रोक्स कितना होगा? इसका वैल्यू अप्रोक्स होगा 0.75 और इसका वैल्यू होगा 0.625, क्या? और 648, हाँ। तो बताइए, तो पी ए ज्यादा है कि पी बी ज्यादा है? पी ए ज्यादा है, इसका मतलब ए के अंदर बी बैठा हुआ है, बड़े के अंदर ना छोटा बैठेगा, इसका मतलब ए के अंदर बी बैठा हुआ है, यानी ये वाला केस है। और अगर ए के अंदर बी बैठा हुआ है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का सबसे बड़ा वैल्यू किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी के बराबर है, और बी का वैल्यू हम लोग के पास क्वेश्चन में कितना है? 5/8। 5/8। देखो स्टेटमेंट सेकंड अपने आप ट्रू हो गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5/8। मित्र मैक्सिमम होने के लिए या तो ये पॉसिबल है। अब कौन एग्जैक्ट पॉसिबल है उसके लिए यहां देख लो, जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा, बड़े के अंदर छोटा होगा, बड़े के अंदर छोटा होगा, इसका मतलब ए के अंदर बी है, तो ए के अंदर बी ये है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी के बराबर होगा, यानी 5/8। ये करेक्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना है तो सबका वैल्यू सेट कर दीजिए। चलिए, पी ए का वैल्यू कितना दिया है प्यारे? पी ए का वैल्यू दिया है 3/4। पी बी का कितना दिया है? 5/8। और ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम कितना आया है? 5/8। चलिए, ये से ये कट गया, कितना आ जाएगा? 3/4। यानी ए यूनियन बी का जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो 3/4 आया। मिनिमम वैल्यू 3/4। देखो ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। तो यहां से देखो कितनी तगड़ी कंसेप्ट सीखे हम कि यूनियन को अगर मैक्सिमम करना है तो यूनियन को अगर मिनिमम करना है तो इंटरसेक्शन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होता है? ये दोनों केस है आपके पास। अगर ए बड़ा रहा
तो ए और बी का इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, और अगर बी बड़ा रहा तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, मतलब छोटे के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर होगा। सॉल्व हो गया, देख लो मित्र, मजा तो आया होगा, ऐसा तो मानते हैं, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एग्जाम में इसमें से कोई भी एक वैरायटी आ सकता है, कभी मैक्सिमम पूछ सकता है, कभी मिनिमम, कुछ भी। मित्र तैयारी करके जाओ ना भाई। एक बार अगर नहीं समझ में होगा वापस वीडियो को रिमाइंड करिएगा पीछे थोड़ा सा, तब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट यहां करेक्ट था, ये देखिए, ये देख लो, ये भी एकदम प्यारा सवाल है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू पी होता है, 2/3 दिया हुआ है। एंड वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला NPQ होता है, जो 5/9 दिया हुआ है। ये है मीन का फॉर्मूला, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। अब आइए दोनों को करिए डिवाइड। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, तो NP से NP कट जाएगा, तो 1/Q बराबर हो जाएगा 2/3/5/9, पलट के लिखोगे तो 9/5, 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा 6/5। तो 1/Q है तो Q कितना हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा 5/6। Q आ गया तो P निकालो, कहीं भी रख दोगे तो P निकल जाएगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए P जो है वो 1 - Q के बराबर होता है, तो 1 - Q हमारा 5/6 यानी 1/6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए Q आ गया, P आ गया, अब N निकाल लो, ऊपर वाला में रख दो, इसी में रख दो, इसी में रख दीजिए। चलिए N P का वैल्यू हमारे पास 1/6 है, इक्वल टू हमारे पास 2/3 है, तो 3 से 2 जा 6 काट दिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2। अच्छा तो बताइए, आपको फॉर्मूला है, PR बोल सकते हो या PX बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो। इसका फॉर्मूला NCR, P का पावर R, Q का पावर N - R होता है। N के जगह पर प्यारे 4 आ गया है, और R यानी X बोलो या R बोलो, बात बराबर है, कितना है 2। P का वैल्यू 1/6 का पावर में R यानी 2। Q का वैल्यू कितना है 5/6 का पावर में कितना हो जाएगा N - R, तो N हमारा 4 है और R हमारा 2 है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। करो सॉल्व। इसमें लगा फॉर्मूला फैक्टोरियल N - R इंटू R, ये कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, ये 25/36 हो जाएगा। करो इसको सॉल्व। 4 को तोड़ोगे तो 4 × 3 के बाद 2 आएगा, 1 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, तो 2 × 1 लिख सकते इसको, और ये 25/36 गुना 36 हो जाएगा। चलिए पहले 2 2 जा 4 काट देते हैं, 3 2 जा 6 और 6 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 36, 36 18 3 21, मतलब 216, मतलब 25/216। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख है ना, ये मीन का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड किया, हमारा P निकल गया, सॉरी Q निकला, फिर P निकाल लिए 1 - Q से, फिर इन दोनों में से किसी में रख देते N निकल गया, और फिर लगा दिए फॉर्मूला बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, बन गया। ओके चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है तो समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो थोड़ा एक वीडियो में क्वेश्चन कम बन रहा है, कोई बात नहीं सर। आइए इसकी बात कर लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन है जिसको 2 बार उछालते हैं। देखो बात बताइए, अगर कॉइन को 2 बार उछालोगे तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल कॉइन को 2 बार उछालोगे तो ये सब बनेगा। इफ ई एंड एफ डिनोट अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस एंड सेकंड टॉस। अच्छा, ई जो बोला गया है, ई जो है वो फर्स्ट टॉस में हेड आ जाए उसको कहा गया है। तो फर्स्ट टॉस में हेड वाले कितने लोग हैं? 1 2। और एफ जो है सेकंड टॉस में हेड आ जाए उसको कहा गया है। तो दूसरी बार में हेड आए इतना, ये वाले कितने लोग? यहां भी 2 लोग हैं। ई जो है फर्स्ट टॉस में हेड आ जाए उसको कहा गया है, और एफ सेकंड टॉस में हेड आ जाए उसको कहा गया है। तो फर्स्ट टॉस में हेड वाले एक ये है और एक ये है, सेकंड टॉस में हेड वाले एक ये है और एक ये है, यहां भी 2 है। ठीक है, देन व्हाट इज ई यूनियन एफ? ई यूनियन एफ का वैल्यू पूछा है। ओके, तो मित्र अभी कुछ देर पहले अभी यूनियन का फॉर्मूला लिखे हैं। ई यूनियन एफ बराबर हो जाएगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, यहां से पहले इंटरसेक्शन वाला निकाल लो, तो इंटरसेक्शन वाला निकाल लो। अच्छा, आपको पता है इसमें कौन है? इसमें वो है जिसके शुरू में हेड आया है, मतलब एच है और HT है। इसमें कौन है? जो बाद में हेड आया है, मतलब HH है और TH है। तो बोलो दोनों में कॉमन कौन है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो दोनों में कॉमन कितने लोग हैं? सिर्फ 1 लोग, यानी कौन वाला? H वाला। तो बात खत्म, निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी। हो गया P ऑफ ई का मतलब क्या हुआ? NE/S। NE है हमारा 2 और S मतलब टोटल 4। PF कितना होगा? NF/S। तो NF भी 2 है और बट्टे S यानी 4। फिर माइनस E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F कितने हैं? 1 और बट्टे S मतलब 1/4। अरे भाई साहब, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना। तो अगर E का निकालना होगा प्रोबेबिलिटी, तो E का नंबर बाय टोटल, F का नंबर बाय टोटल, E इंटरसेक्शन F का नंबर बाय टोटल। तो मैं लिखोगे ऐसे। चलिए कितना हो जाएगा बोलिए सर? ये हो जाएगा हमारे हिसाब से सर 1/2 हो गया ये, सर ये भी 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 1 माइनस 1/4 हो गया, यानी 3/4 आ गया। 3/4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देख लीजिए, ये तो सवाल बहुत ही आसान लगा हमको, बस लैंग्वेज का खेल था कि कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा चल रहा है, उस क्वेश्चन की भी बात हम लोग करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, कहोगे सर आप क्वेश्चन छोड़ दिए, देख लो, ये भी कराएंगे, टेंशन मत लेना। अभी वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में करना पड़ेगा, 3 पार्ट में, लेकिन जितना भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए सब कराएंगे। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत। तो बस मजा आया होगा, जितना भी आज क्वेश्चन बनाया है उम्मीद करते आपको अच्छा लगा होगा, है ना। करके जाओ मित्र, करके जाओ, हम कह रहे हैं ना, करके जाओ, बहुत ही फायदा होने वाला है। ओके, गारंटी बोलते हैं। ठीक है मित्र, और अगर पहले देख लो, अगर और आपको अच्छा लग रहा होगा तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तब। बाकी खुश रहिए, लास्ट में वही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। नमस्कार।